आज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कि भाई गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, और इस पर सबकी अपनी अपनी राय रहती है। और टॉपिक बहुत इतना अच्छा है कि इस पे इतनी अफवाहें चलती हैं, इतने परसेप्शंस चल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रियल में हुआ क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी हुई तब गांधी जी ने क्या किया, प्रयास क्या किया या क्या नहीं किया। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मैं तीन पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट बताता हूँ कि भगत सिंह का पक्ष क्या था, गांधी जी का पक्ष क्या था, और लीगल मामला क्या था, कानूनी मामला क्या था। तो सबसे पहले तो आते हैं हम लोग जिस आदमी की बात हो रही भगत सिंह पे। ठीक है, भगत सिंह के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी माफ हो जाती तो भगत सिंह क्या होते, क्या करते देश के बारे में। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भगत सिंह ने जो काम किए वो काम साधारण नहीं थे। पता है, 21 साल की एज में उन्होंने सैंडर्स की हत्या की। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लाठीचार्ज हुआ, लाला जी की डेथ हो गई। तो भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ में उसकी हत्या की। उसके अगले साल ही 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका 1929 में। और वहां से वो भाग सकते थे, लेकिन खुद को गिरफ्तार करवाया, अरेस्ट करवाया। अच्छा, अब यहां पर भगत सिंह के बारे में पता चलता है कि क्यों भगत सिंह बाकियों से अलग है। कि भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार करवाया है। वो भागना चाहते, भाग सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे। और क्रांति भाग के या जिंदा, जिसको जिंदा रहने का डर है या बचने की कोशिश करनी, वो नहीं ला सकता। भगत सिंह ये चीज जानते थे कि क्रांति कैसे लानी है। भगत सिंह की बड़ी फेमस लाइन है कि क्रांति की जो तलवार है वो विचारों की शान से तेज होती है, पिस्तौल और बम से नहीं। ठीक है, तो भगत सिंह ने रिवॉल्यूशन लाने के लिए काम किया। अच्छा, भगत सिंह, आप सोचते हो कि भगत सिंह को फांसी माफ हो जाती तो क्या होता। भगत सिंह उस ब्रिटिश सरकार से फांसी लेते जिस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने क्रांति की शुरुआत की है। ठीक है, भगत सिंह के बारे में अच्छा दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए कि भगत सिंह के वकील थे आसफ अली। उन्होंने भगत सिंह से कई बार बोला कि भाई आप एक लेटर पे लिख दो कि हम ये हिंसा का रास्ता, ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां छोड़ देंगे, या हम इसका समर्थन नहीं करते, तो ब्रिटिश सरकार एक बार आपको माफ कर सकती है। लेकिन भगत सिंह ने मना किया कि नहीं, क्योंकि उनको चाहिए थे कि देश का युवा जगे, और युवा बिना शहादत के, बिना उसमें क्रांति नहीं आ सकती। भगत सिंह इस वजह से शहीद आजम कहलाते हैं कि उनको फांसी से माफी नहीं चाहिए थी। वो तो लोग लोग कहते हैं कि भगत सिंह को दिलवा दो फांसी। अगर भगत सिंह माफी मांग लेते तो आप सोचो उनकी हालत क्या होती। हम लोग आज जान नहीं रहे होते उनको। एक सावरकर भी थे, वीर सावरकर। वीर सावरकर भी बहुत बहादुर इंसान, ठीक है, लेकिन तब भी वो डिस्प्यूट के मामले में आ जाते हैं। कुछ लोग उनके पक्ष में रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। विपक्षी लोग बोलने लगेंगे कि सावरकर ने फाइनली क्या किया, ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी। तो सावरकर से अलग भगत सिंह या बाकी क्रांतिकारियों से इसी वजह से है क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं झुके। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बताता हूं। भगत सिंह की फांसी हुई है 23 मार्च 1931 को। 20 मार्च को भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर, जहां वो थे, उनको एक लेटर लिखा। और उस लेटर में लिखा कि आपकी न्यायपालिका ने हमें यह माना है कि हम लोग युद्ध बंदी हैं, वॉर क्रिमिनल्स हैं। इसलिए मेरी इच्छा यह है कि मुझे युद्ध बंदियों के जैसे गोली मारी जाए, फांसी ना दी जाए। क्योंकि भगत सिंह जानते थे कि ब्रिटिश सरकार की गोली अपने सीने पे लेना मतलब देश में क्रांति ला देना। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि भगत सिंह फांसी नहीं चाहते थे। लोग चाहे वो अलग है, वो पहला पक्ष। अब आते हैं हम लोग दूसरा, गांधी जी का पहलू। ठीक है, गांधी जी, पहली चीज तो चीज कि गांधी जी का विरोध जो था वो सैद्धांतिक विरोध था। पहला कि गांधी जी की पूरी लाइफ उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया, नॉन वायलेंस, हर काम के लिए। तो इसलिए गांधी जी सैद्धांतिक रूप से किसी भी हत्या का विरोध करते थे। तो इसलिए उन्होंने भगत सिंह का भी विरोध किया, और इसी वजह से वो फांसी देने के भी खिलाफ थे। गांधी जी ने लिखा है, इरविन के साथ जो जो भी संवाद हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो जितना उस मर्डर के खिलाफ है उतना ही फांसी के खिलाफ। क्योंकि वो ये नहीं चाहते, चाहे वो स्टेट फांसी दे, किसी की जान ले, चाहे कोई व्यक्ति किसी की जान ले, वो दोनों चीजें गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ थी। अच्छा, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, गांधी बहुत पावरफुल हुए भी थे। गांधी बाहर निकले, इरविन के साथ समझौता हुआ, इरविन ने उनकी कई मांगे मानी भी। नमक सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ दिया गया। ठीक है,
जो 60,000 लोग जेलों में बंद थे पॉलिटिकल प्रिजनर, उनको छोड़ा गया। ऐसी बहुत सी मांगे मानी गई गांधी की। फिर ये बोला था कि गांधी ने कंडीशन क्यों नहीं रख दी कि भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं लंदन में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जब तक आप इन तीनों की फांसी माफ नहीं करोगे। ठीक है, अब ये बात, ये एक आरोप लग सकता है। तो उसमें फिर से गांधी और कांग्रेस के जो लोग उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि क्या किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे देश की जो प्रोग्रेस है उसको रोका जा सकता था? 60,000 लोग जेलों में बंद थे, उनको जेलों में पड़े रहने दिया जाता। अब ये निर्णय उस टाइम लिया गया। ठीक है, इसलिए गांधी ने क्या किया, गांधी ने जो इरविन से बात की वो थी सस्पेंड करने की। उन्होंने बोला कि भगत सिंह की माफी, अच्छा माफी की बात नहीं, गांधी ने कहा इसको सस्पेंड कर दो, सजा को अभी आप फांसी भर दो, फांसी को रोक दो, आप आगे देखा जाएगा, जब सही समय आएगा तब जो मांग करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो गांधी का जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था वो था सैद्धांतिक। और दूसरा जो आर्गुमेंट जो कांग्रेस के लोग भी और गांधीवादी लोग देते हैं कि क्या गांधी इतने शक्तिशाली थे? ठीक है, क्या शक्तिशाली थे कि गांधी ब्रिटिश सरकार की, या वो अपील, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भगत सिंह की एक मर्सी पिटीशन मदन मोहन मालवीय ने भी फाइल की थी। वो यहां सुप्रीम कोर्ट के बाद में इंग्लैंड गई प्रीवी काउंसिल में। पता है उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के की भी अपील लंदन में की जाती थी प्रीवी काउंसिल में, उसने भी उस अपील को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या गांधी इतने ताकतवर थे कि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के वायसराय और इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल के निर्णय को बदलवा सकते थे? तो इस पे भी लोगों को डाउट है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी चीज जो कानूनी पहलू है, और ये बड़ा अच्छा पहलू है, ये पता होना चाहिए कि उस टाइम भी आईपीसी बन चुकी थी, इंडियन पिनल कोड, जो 1860 में बनी थी, और यही सेक्शंस चलते थे, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मर्डर, हत्या का। और जो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी उसके चश्मदीद गवाह भी थे, भगत सिंह के ही ग्रुप के लोगों ने गद्दारी कर दी। ठीक है, नाम सब जानते हो कि जय गोपाल बहुत फेमस था, शोभा सिंह, हंसराज वोरा, ऐसे लोग थे जिन्होंने गद्दारी की, जो विटनेस बने कि इन लोगों ने ही सैंडर्स की हत्या की है। ठीक है, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज कि जिसको ब्रिटिश सरकार ने या न्यायपालिका ने अपराधी माना है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई हमने मारा है सैंडर्स को क्योंकि हमने लाला जी की मौत का बदला लिया। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो खुद वो स्वीकार कर रहा हो और उसके खिलाफ विटनेस है, और वो स्वीकार कर रहा हो क्योंकि हमने लाला जी की मौत का बदला लिया है क्योंकि देश में क्रांति आ सके, रिवॉल्यूशन ला सके हम, तो क्या ऐसा व्यक्ति को वो ब्रिटिश सरकार माफ करेगी, माफ कर सकती है? माफी क्या कब होती है? जब जो अपराधी है, जिसको सजा मिली हुई है, वो खुद माफी के लिए याचिका दायर करे। ठीक है, और भगत सिंह वो याचिका नहीं चाहते थे। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ना तो भगत सिंह चाहते थे, ना कानूनी रूप से वो संभव था, क्योंकि प्रीवी काउंसिल भी मना कर चुकी थी। तो वो एक तरीके से, अगर आप उस टाइम की राइटिंग्स या न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज वायसराय के हाथ से भी बाहर जा चुकी थी। ठीक है, और तीसरा गांधी का पहलू जो मैंने बताया। अच्छा, गांधी के बारे में एक चीज, लास्ट चीज मैं और बोलता हूं कि अगर ये चीज कि लोग बोलते हैं कि गांधी चाहते नहीं थे, तो अगर आप ये मानते हो कि गांधी बहुत चालाक इंसान थे, नेता थे, तब भी ये गांधी के पक्ष में था कि भगत सिंह की फांसी माफ हो जाती। क्योंकि अगर गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवा देते या माफ करवा देते तो जो युवा लोग भगत सिंह की तरफ जा रहे थे वो सब गांधी की तरफ आ जाते, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को फायदा होता, गांधी को फायदा होता फांसी रुकवाने का सबसे ज्यादा, क्योंकि उनका रास्ता, नॉन वायलेंस का रास्ता सबसे ज्यादा आगे माना जाता। ठीक है, और ऊपर से आप देखो सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ गांधी को। 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी हुई 1931 को, और 29 मार्च से कराची सेशन शुरू हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा युवाओं का। और गांधी ने उसमें बोला भी कि वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों की पेट्रियटिज्म पे, देशभक्ति को सलाम करते हैं, लेकिन वो मिसगाइडेड लोग थे। गांधी कहते थे कि हिंसा के रास्ते से देश को आजादी नहीं मिल सकती, स्वीकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि तीनों के पर्सपेक्टिव क्या थे। कानूनी पहलू क्या था कि सुप्रीम कोर्ट, प्रीवी काउंसिल मना कर चुका था। भगत सिंह क्या चाहते, सबसे बड़ी चीज, भगत सिंह, मैं तो ये मान सकता हूं इतिहास पढ़ने के बाद, वो माफी नहीं चाह सकते थे। ठीक है, और गांधी का पहलू। एक चीज, लास्ट चीज मैं और बोल रहा हूं, और वो बहुत कम लोगों को पता होती है
कि सबसे बड़ा दबाव ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का था। कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत की, आईएएस, आईपीएस, इनकी सबकी, आईसीएस बोलते थे उस टाइम पे, वो एक बहुत पावरफुल, ब्रिटिश सरकार उसी के भरोसे पे राज करती थी इंडिया में, प्रशासनिक सेवाओं के भरोसे। और उसी में एक प्रशासनिक अधिकारी सैंडर्स की हत्या हुई। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी और खासकर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी वो बिल्कुल यूनाइटेड हो गई। और उस टाइम लिखा भी गया बहुत कि ब्यूरोक्रेसी ने दबाव इतना बनाया कि वो पूरी की पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी रिजाइन कर देगी अगर फांसी नहीं दी गई भगत सिंह। ये सबक नहीं सिखाया गया, एक सिविल सेवा के अधिकारी को मारना क्या होता है। तो ये भी कहा जाता है कि इरविन उनके दबाव में, ब्यूरोक्रेसी के दबाव में इतना आ गए कि उन्होंने उस डिसीजन को एग्जीक्यूट ही कर दिया, माफी नहीं। ठीक है, तो ये तीन पहलू थे जो आपको समझने हैं। और सबसे बड़ा पहलू इसमें भगत सिंह का ही, कि अगर भगत सिंह माफी ले लेते तो ना तो हम उनको पढ़ रहे होते और ना तो वो शहीद आजम कहलाते। थैंक यू।